जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज हम यहां पे 9 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं वो 1040 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार आपको 1040 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। तो आपको यहां पे करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का भंडार मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो ये रहा। 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा हो गई है, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज की घोषणा हुई है। तो ये अवार्ड जो है किसको मिला है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि डेली आपको यहां पर नोबेल प्राइज से रिलेटेड जरूर करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। डेली एक यहां पे नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो ही रही है। तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, इन दोनों को यहां पे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आइए जानते हैं आखिर किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी फिजिक्स के क्षेत्र में। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, आप इन दोनों को आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये जो अवार्ड है, ये जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के क्षेत्र में, तो कौन सी एकेडमी इनको अवार्ड देती है? तो इसको बोलते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। इन्होंने यहां पे जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को यहां पे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। तो देखिए, नाम को याद करने में ऑप्शंस को एक बार आप देखो, जे जे दोनों में लगा हुआ है, जे और जे, ठीक है। जेफरी लिखा हुआ है और यहां पे होप लिखा हुआ है। तो आप याद रखिए, आजकल लोग फ्री में होप दे देते हैं, आजकल फ्री में होप दे देते हैं। तो फ्री से आपको जेफरी याद रहेगा, होप दे देते हैं तो जॉन जे हॉपफील्ड। तो नाम को याद करने के लिए आप कुछ निमोनिक्स जरूर ट्राई करें, ताकि एग्जाम में आपके दिमाग में क्लिक हो, कुछ ऐसा निमोनिक्स बनाए। तो दोस्तों, जेफरी हिंटन, जॉन जे हॉपफील्ड, इन दोनों को यहां पे मिला है। आप यहां पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब सवाल उठता, आखिर इन्होंने किया क्या है? तो इन्होंने न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए यहां पे सम्मान दिया, आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग, यानी एआई के क्षेत्र में आप समझिए, इनको यहां पे अवार्ड दिया गया है। जो ऐसी लर्निंग जो क्या करती है, इंसानों की तरह सोचती है, समझती है, उससे हम आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग को कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जॉन जे हॉपफील्ड जो है, यहां पर आप देख सकते हैं जॉन जोसेफ हॉपफील्ड, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, देश का भी नाम पूछ लिया जाता है। और यहां पर आप जेफरी एवरेस्ट हिंटन को जो आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश कैनेडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक है, यानी ब्रिटिश और कनाडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक जेफरी हिंटन जो है, ये एआई का, इनको गॉड फादर भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली में एग्जाम में कि एआई का गॉड फादर किसे कहते हैं? तो जेफरी हिंटन को कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, अभी रिसेंटली में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला। मैंने कल ही आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकून, मैंने आपको बताया था गौरी और विक्टर, दो यहां पे पति पत्नी हैं और वो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी उसकी भी। इन दोनों को अवार्ड क्यों मिला है? तो मैंने आपको कल बताया था कि माइक्रो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक जो एसिड है उसकी खोज के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है, ठीक है। आरएनए से हमें क्या पता चलता है? माइक्रो आरएनए से हमें यह पता चलता है कि शरीर के हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, वो कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। तो दोनों यहां पे जो वैज्ञानिक हैं, 1993 में माइक्रो आरएनए की इन्होंने खोज की थी, इसलिए इनको यहां पे अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूं। नोबेल पुरस्कार जो है वो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनकी डेथ हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की। और दोस्तों, इसकी घोषणा अक्टूबर महीने में होती है। जब इनकी डेथ हुई थी तो इन्होंने कहा था कि जो भी अवार्ड्स, जो भी पैसे मेरे पास है, जो भी पैसे आप उसको बैंक में जमा कर दीजिए, और जो उससे इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट हर साल वो यहां पे उन सभी वैज्ञानिकों को हम यहां पे अवार्ड देंगे। तो ये इन्होंने इसकी घोषणा करी थी। तो उसके बाद से अब हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं, और आपने देखा हर साल आप ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं। तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार वो नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो की ये जो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, वहीं पे जो बाकी सारे पुरस्कार होते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
कल चुनावी दिन था, इससे रिलेटेड सवाल भी यहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो प्यारे साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहां पे बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में लग नहीं रहा था कि बीजेपी आएगी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस यहां पे आएगी, जो यहां पे पोस्ट बता रहे हैं। बाद में यहां पे जो इसके अभी रिजल्ट आ चुके हैं, तो बीजेपी ने वापस से यहां पे अपनी सरकार बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने टोटल 48 सीटें जीती हैं। तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा। क्यों? एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हरियाणा विधानसभा में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, टोटल सीटों की संख्या कितनी थी, ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। कांग्रेस ने यहां पे 37 सीटों पे यहां पे जीत दर्ज की। काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा कांग्रेस का, इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं था। तो यहां पे भाजपा जो है हरियाणा के इतिहास में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली पार्टी बन चुकी है। देखिए, हरियाणा में जो चुनाव हुए विधानसभा को किस नंबर के हुए? 15वें नंबर के यहां पे चुनाव हुए, 15वीं विधानसभा की चुनाव हुए थे। ठीक है, टोटल यहां पे विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और बहुमत का आंकड़ा 45 में। देखिए, जितनी भी सीटें उसका आधा कर दीजिए, उसमें से आप एक और जोड़ दीजिए, वही मेजॉरिटी है, वही बहुमत है। तो 46 सीटें यहां पे जीते हैं। ठीक है, 46 सीटें चाहिए थी। हरियाणा के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली में खट्टर साहब को हटाते हुए नायाब सिंह सैनी को बीजेपी ने हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया था। दोस्तों, कल आपको एक और इलेक्शन के रिजल्ट देखने को मिले हैं और वो रिजल्ट जम्मू कश्मीर में भी मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर भी 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए थे और यहां पे नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन था, इन्होंने मिलाकर के 48 सीटें यहां पे जीती हैं। नेशनल कांग्रेस ने अकेले 42 सीटें यहां पे जीती हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें यहां पे मिली हैं और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को इस बार बहुमत दिया है और 13 सीटें अन्यों ने जीती है। ठीक है, यानी अदर्स पार्टी ने यहां पे जीता है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन, WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र का 77वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है? तो 77 नंबर का यहां पे WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ब्राजील है दोस्तों, G20 समिट कहां पर? ब्राजील में होगा। ठीक है, अमेरिका में अभी रिसेंटली में कौन सी मीटिंग हुई है? क्वाड मीटिंग हुई है। अगले साल क्वाड मीटिंग भारत में होगी। इटली में क्या हुआ इस साल दोस्तों? इटली में G7 मीटिंग हुआ है। इटली में कौन सी मीटिंग हुई है? G7 मीटिंग यहां पे हुई है। तो भारत में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77 नंबर का सेशन हुआ है। हमारे देश के आप यहां पर स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर, ये JP नड्डा साहब है। तो 7 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था यहां पे WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है दोस्तों, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है 77 नंबर के सेशन की। तो WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन है, कैसा है मैं आपको समझाता हूं। इसमें टोटल 11 मेंबर हैं। 11 इस क्षेत्र में 11 सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो यहां पे एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो हर साल बैठक का आयोजन करती है, किस प्रकार से इस क्षेत्र में हम यहां पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसको बढ़ा सकते हैं, हेल्थ कवरेज को बढ़ा सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, बीमारियां न डेवलप हो इस पे फोकस करने के लिए ऐसी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो आप मेरे पीछे WHO के जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन की निदेशक है, डायरेक्टर है साइमा वाजिद। ठीक है, साइमा वाजिद को आप देख रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, जिनको अभी यहाँ पे जो शेख हसीना थी, उनकी बेटी है साइमा वाजिद। दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से देश के? बांग्लादेश, भूटान, कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव से टोटल यहाँ पे जो मेंबर्स हैं यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूं। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये 1948 में एस्टेब्लिश हुआ। हर साल हम 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। देखिए, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, और दोस्तों इसमें टोटल 194 मेंबर्स है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी जो दुनिया भर में यहां पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। आपके सामने 3 प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। CPU का पूरा नाम क्या है? दूसरा है भारत में पहला वाइसराय कौन था?
तीसरा है अमेरिका की खोज किसने की थी। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चौथा प्रश्न आइए स्क्रीन पर देखते हैं। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एक संकल्प पहल की शुरुआत की गई है। संकल्प इनिशिएटिव टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग हैज बीन लॉन्च्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो दोस्तों यहां पे संकल्प पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसका उद्घाटन यहां पे किया है नशीली दवाओं को रोकने के लिए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब। तो तस्करी, जो नशीली दवाओं का तस्करी होता है ना, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे के पहुंचाना। तो नशीली दवाओं के जो बहुत सारे लोग आदी हो चुके हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया, पुनर्वास, यानी उनको सपोर्ट किया जाएगा, वहीं पे रखा जाएगा और उनको इस लत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये आदि जो लोग हैं उनको पुनर्वास का समर्थन करने के लिए इसकी शुरुआत यहां पे की गई है। तो साथियों, इस पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। दोस्तों यहां पर देखिए, जो सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश का कोटला बड़ोग में, वहां पे नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट जो स्कीम है वो स्टार्ट हुई है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। हरित ऊर्जा राज्य क्या होता है? ग्रीन एनर्जी, यानी हमारा जो पेट्रोल डीजल जो हम लगातार कन्वेंशनल एनर्जीज पे फोकस रहते हैं, उसकी जगह पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज पे हम फोकस करें। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, इन सारी चीजों पे हमें आगे काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आपको रिसेंटली में अभी लॉन्च हुई हैं, वो आपसे पूछी भी जा सकती हैं। पीएम ई ड्राइव योजना तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, पीएम ई ड्राइव योजना का उद्देश्य है। ठीक है, वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है और यहाँ पे जो गांव हैं उनमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, जो बुनियादी चीजें हैं उनको बेहतर बनाने के लिए गांव में इन फैसिलिटीज को देने के लिए वृंदावन ग्राम योजना स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई। सुभद्रा योजना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में आपसे डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो सुभद्रा योजना का जो टारगेट है अगले 5 सालों में 50,000 रुपए महिलाओं को देने हैं। हर साल यहां पे 10,000 रुपए मिलेगा 2 किस्तों में। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। हर महीने यहां पे महिलाओं के अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे, तो दिल्ली ने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर। चौथा नंबर का ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, शूटिंग चैंपियनशिप है। ठीक है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान यहां पे हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, भारत ने जो स्थान हासिल किया है, भारत का इसमें पहला स्थान रहा है। तो ये शूटिंग चैंपियनशिप है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने टोटल 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो भारत इसमें टॉप में रहा है। ठीक है, यहां पे दूसरे स्थान पे इटली था जिसके पास 13 मेडल बने। ठीक है, थर्ड प्लेस पे नॉर्वे, जिसने यहां पे 10 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये जो चैंपियनशिप थी कहां पर हुई है? तो ये चैंपियनशिप हुई है पेरू में। पेरू साउथ अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वहां पर आपको पेरू देखने को मिलेगा। तो जो पेरू की कैपिटल है वो लीमा है, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये जूनियर जो शूटिंग चैंपियनशिप। 26 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। यहां पर आप मुकेश नीलवल्ली का नाम जरूर याद रखिएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इन्होंने 6 पदक जीते हैं। इनमें से एक जो है वो इंडिविजुअल कैटेगरी में और टीम स्पर्धाओं में जहां पे टीम ने पार्टिसिपेट किया तो 3 गोल्ड मेडल और 2 यहां पे इंडिविजुअल कैटेगरी में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल 6 मेडल जीता। तो मुकेश नीलवल्ली का नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा पार्थ राकेश माने, मुकेश नीलवल्ली, दिव्यांशु सूरज शर्मा ने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सारे नाम आप यहां पे देख सकते हैं, सारे चेहरे देख सकते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को थोड़ा रिवाइज करते हैं और मैं आपको पेरिस ओलंपिक में लेके चलता हूं। आपने देखा होगा, मेरी आदत है कि जब भी मैं आपको कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो उससे रिलेटेड चीजें जरूर डिस्कस करता हूं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, और बार बार रिवाइज करने से ही चीजें आपके दिमाग में ठहरेंगी।
इसीलिए मैं रिवीजन पे बहुत फोकस करता हूं। तो यहां पे ओलंपिक की हम बात करेंगे तो ओलंपिक में सबसे पहला स्थान इस साल पेरिस ओलंपिक में, जो कि फ्रांस में हुआ था, अमेरिका पहले स्थान पे है, ठीक है। और अमेरिका ने यहां पे 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 यहां पे ब्रॉन्ज मेडल, 126 मेडल टोटल यहां पे जीते हैं। वहीं पे भारत जो था बहुत ही बुरा प्रदर्शन, भारत 71 प्लेस पर था। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते, इसमें से 5 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल था जो कि नीरज चोपड़ा ने हमें दिलाया था, ठीक है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम आपको बहुत सारे ब्रांचेस बताएंगे और उन ब्रांचेस के यहाँ पे जनक कहे जाते हैं, वो फादर कौन कहे जाते हैं, ऐसे एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जीव जंतु विज्ञान या राजनीति शास्त्र के जो जनक हैं वो अरास्तु हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज अरास्तु, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लेवॉइजर, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। यहां पे संस्कृत व्याकरण के जो जनक कहे जाते हैं पाणिनि कहे जाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक चरक कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन और आपकी रैंकिंग के बारे में चर्चा करते हैं, आपने कौन सा रैंक हासिल किया ये यहां पे जानते हैं। तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ठीक क्लास के आधे घंटे बाद आपको मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। आप ई बुक्स में जाना, आप टेस्ट सीरीज में जाना, आप टेस्ट पास में जाना। तो आप ई बुक्स में जाओगे तो आपको हर महीने की मासिक पत्रिका मिलेगी जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ आपको यहां मिलती है। जीके जीएस के सभी विषयों की ई बुक्स भी है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी जितनी भी आपके दिमाग में आ रही है। तो यहाँ पे जनवरी से लेकर सितंबर तक का आप करंट अफेयर्स की ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, 9 महीने की टॉप 500 एमसीक्यू के साथ आपको उपलब्ध है। 8 अक्टूबर का हमारे पास आपके लिए रिजल्ट है जिसमें श्रीराम ने टॉप किया, गागरे, अमन, आर्यन, मयंक, रूपाली, दुष्यंत, सुजीत, ऋचा त्रिपाठी, करण कुमार। ये कल का रिजल्ट है जिसमें आप लोगों ने टॉप किया है, कांग्रेचुलेशन। आप सभी डेली टेस्ट दीजिए। स्टैटिक जी के बुक का टेस्ट आपका हो रहा है और मैंने आपको बताया कि कल तो टेस्ट इसका हो गया, पर स्टैटिक जी के बुक का टेस्ट नहीं हुआ है। पेज नंबर 20 और 21 और 22 पढ़ लीजिएगा, इकट्ठे में आपके टेस्ट अपलोड हो जाएंगे आज ही, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स का अगर आपको मंथली टेस्ट देना है तो आप यहां से टेस्ट को दे सकते हो, मंथली टेस्ट। ये टेस्ट पास है जहां पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट मिलेंगे, एसएससी, रेलवे, सब कुछ एक ही जगह पे। 3000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिलेंगे। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए यहां पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र और भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे हम स्थाई कहते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सहयोग से राष्ट्रीय उत्कर्ष केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा, मुंबई में स्थापित होगा, ठीक है। महाराष्ट्र और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर के कहा है कि हम राष्ट्रीय उत्कर्ष केंद्र का स्थापित करेंगे। क्यों करेंगे भैया, क्या मकसद है, आइए समझते हैं। तो जगह आपको याद रखना है, मुंबई में कांदिवली है, वहां पे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, जिसे हम कहते हैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये समझौता एमओयू साइन किया गया है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो 37 एकड़ में फैला ये जो केंद्र है, यहां पर हॉस्टल भी होगा, हॉकी टर्फ होगा, खेल विज्ञान केंद्र होगा। लगातार अभी आप देखिए तो केंद्र सरकार फोकस कर रही है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम बढ़े, तो यूनिवर्सिटीज भी डेवलप कर रही, बिहार में आपने देखा था। और वहां पे आप देखिए ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बना रहे जहां पर बच्चा अपनी ग्रेजुएशन भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा, खेलेगा भी। तो राष्ट्रीय खेल जो प्राधिकरण है, भारतीय खेल प्राधिकरण है, 1984 में एस्टेब्लिश किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका काम होता है भारत में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। और भारत के जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं वो मनसुख मंडाविया जी, वो यहाँ पे इस एसआई को रेगुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? तो पटियाला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर है? तो ग्वालियर एमपी में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर रहा,
कैस सैयद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कैस सैयद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो दोस्तों ट्यूनीशिया के वापस से राष्ट्रपति बन गए हैं कैस सैयद। ट्यूनीशिया के वापस से राष्ट्रपति बने। ट्यूनीशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है ट्यूनीशिया, वहां के राष्ट्रपति बने हैं। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। दोबारा से फिर से चुने गए हैं ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सैयद। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव 6 अक्टूबर को हुआ था, रिजल्ट जारी हुआ और इन्होंने, जनता ने समर्थन दिया इनको, 5 साल का कार्यकाल इनका होगा। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रपति जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मंत्रिपरिषद की है वो उसकी नियुक्ति करता है, खुद करता है। ठीक है, अब ट्यूनीशिया कहां पर है, लोकेशन की बात की थी तो आइए ट्यूनीशिया की लोकेशन देखते हैं। तो आप ये देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप पूरा देख सकते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूरा नॉर्थ में देखो, ये जो रेड मार्क किया गया ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया के पड़ोसी देश देखें आप तो ये देखिए लीबिया है, यहां पे अल्जीरिया है, ऊपर आप इटली देखो और ये ऊपर भूमध्य सागर, ये ट्यूनीशिया है। ये ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस है और इधर माल्टा आपको दिख रहा है। तो आपने इसके पड़ोसी देशों के बारे में भी समझ लिया। देखिए ट्यूनीशिया की जो करेंसी यूज होती है वो है ट्यूनीशियाई दिनार। क्या होती है? ट्यूनीशियाई दिनार, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहां की प्राइम मिनिस्टर है कामिल मदौरी। कौन है? कामिल मदौरी। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे नियुक्तियां हैं, जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है उसे भी डिस्कस करते हैं। मेरे साथ आप सभी रिवाइज करोगे। आइए देखते हैं। मोहम्मद यूनुस जो हैं बांग्लादेश के कार्यवाहक, जो यहां पे बांग्लादेश में जो सरकार बनाई गई है, बांग्लादेश में जो सरकार बनाई गई है इसके ये अंतरिम प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, क्या बनाए गए हैं? अंतरिम प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है तो ये बांग्लादेश के एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा, यानी ये यूरोपियन जो आपने यूरोपियन काउंसिल ईसी, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं। ठीक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्लाउडिया शिनबॉम, अभी आपको मैंने बताया मेक्सिको की प्रेसिडेंट बनी है, मेक्सिको की राष्ट्रपति बनी है, मेक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, चलिए उर्सुला वॉन डेर लेन, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यूरोपियन कमीशन आपने नाम सुना होगा, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मसूद पेशेकियान, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो है आपके मसूद पेशेकियान। क्रिस्टन मिशेल, एस्टोनिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टन मिशेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर। संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो संजीव कुमार सिंगला हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रांस का राजदूत बनाया गया है। ये फ्रांस में भारत के राजदूत बनाए गए। कहां बनाए गए? फ्रांस में बनाए गए। तो संजीव कुमार सिंगला की पहले तस्वीर अपने दिमाग में, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। ठीक है, दिख गया आपको? तो फ्रांस में अगला इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो संजीव कुमार सिंगला प्रेजेंट में इजराइल में भारत के राजदूत थे, अब इनको वहां पे फ्रांस भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे फ्रांस की लोकेशन तो आप सभी जानते हैं, वापस से एक बार फ्रांस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रांस तो यूरोपीय कंट्री है। फ्रांस के बगल में यहां पर आप देखो स्पेन है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, बेल्जियम है। फ्रांस के ऊपर इंग्लिश चैनल है जो आपने कई बार सुना होगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल आपने सुना होगा। और ये जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। एमेनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति है, करेंसी यहाँ की यूरो है। मिशेल बर्नियर अभी रिसेंट में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, भारत फ्रांस के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास, गरुड़ अभ्यास, ये अभ्यास होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रांस के सेर्गी में ये तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया इनके सम्मान में। दोस्तों डिजिटल वीजा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ जो है फ्रांस है, पहला यूरोपीय देश जिसने हमारे यहां पर जो यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। रोशनी नादर मल्होत्रा मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो फ्रांस का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इनसे इन्हें यहां पे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। भारत मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो भारत ने कहा है
यहां पे भारत की नजदीकियां वापस से बढ़ने लगी हैं। ठीक है, कहते हैं ना पहले दुश्मनी होती है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें दुश्मनों को भी घास देना होता है, तो हमें घास देना पड़ेगा, वरना हमारा जो बड़ा दुश्मन है वो इस पे हावी हो जाएगा, चाइना। तो हम यहाँ पे $400 मिलियन की यहाँ पे जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी है वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो भारत मालदीव्स के बीच में ये $400 मिलियन की करेंसी विनिमय सुविधा देने पर सहमत हुआ है। मालदीव को अपने विदेशी ऋण का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी, बहुत सारा ऋण है इसके ऊपर, तो यहाँ पे भारत लगातार मदद कर रहा है। तो ये मुद्रा विनिमय सुविधा होता है, करेंसी स्वैप फैसिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर ये होता है कि भाई हम और आप एक दूसरे से इतना ही एक्सचेंज करेंगे करेंसी, इससे ज्यादा एक्सचेंज नहीं करेंगे। हम आपको एक्सचेंज करने के लिए मौका देंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। देखिए भारत की जो करेंसी स्ट्रांग है यहाँ पे मालदीव से, तो इनको यहाँ पे मदद मिलेगी। तो दो देशों के बीच में मुद्राओं को आदान प्रदान की जो एक व्यवस्था होती है, इस पे दोनों देशों के बीच में एक रूल्स तय होते हैं, कंडीशंस तय होती हैं। तो मुद्राओं का आदान प्रदान जो कहलाता है मुद्रा विनिमय सुविधा कहलाता है। मुद्रा विनिमय को करेंसी स्वैप भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं वो 6 अक्टूबर को भारत आए, 10 अक्टूबर तक ये रहेंगे, और इनकी ऑफिशियली जो यात्रा है और यहाँ पे बहुत सारी बैठक हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है कि जो पीएम मोदी हैं यहां पर मोहम्मद मुइज्जू के बीच में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया जाएगा रुपए कार्ड, यहां पे शुभारंभ होगा। मालदीव में भारतीय मदद से बन रहा है हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां पे नए रनवे का उद्घाटन किया गया। मालदीव को थिफाशुली द्वीप, यहां पर आप आइलैंड देख सकते हैं, थिफाशुली आइलैंड पर एक आधुनिक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करने में भारत यहां पे मदद करने वाला है, ठीक है। चलो दोस्तों, यहां पर भारत जो है मालदीव के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास भी स्थापित करेगा, ये भारत ने फैसला किया है, ठीक है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर रहा। सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो सनत जयसूर्या जो है श्रीलंका टीम के मुख्य कोच यहां पे बने, श्रीलंका को नया कोच मिल गया है, वो है सनत जयसूर्या। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनको यहां पे अपॉइंट किया गया है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रह चुके, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे श्रीलंका की तरफ से। तो 2026 तक सनत जयसूर्या पुरुष टीम के हेड कोच बने रहेंगे। टोटल 445 मैच खेले हैं, 110 यहां पे इन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए। दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में मुंबई ने ईरानी कप 2024-25 को अभी जीत लिया है। श्रीलंका के जो स्पिनर है प्रवीण जय विक्रमा, इन पर आईसीसी ने 6 महीने का बैन लगा दिया है। दोस्तों महिला टी20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने यहाँ पे एआई टूल लॉन्च किया, जो क्रिकेटर्स की यानी जो खिलाड़ी उनकी मेंटल हेल्थ को ध्यान देगा। भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा करके सैफ अंडर-17 का खिताब भी जीत लिया है, ठीक है। दोस्तों 2025 में नेक्स्ट ईयर खो खो विश्व कप होगा, भारत में होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन बनाने वाले सबसे तेज विराट कोहली बन चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहां पे ट्रिपल आर सेशन पे हम पहुंच गए हैं। ट्रिपल आर सेशन का मतलब होता है रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स। सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच में अल नज़ा शुरू हुआ है। कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मिशेल बर्नियर किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो अगले साल भारत में होगी, इस साल अमेरिका में हुई है। अब्दुल मजीद तैबोनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बना है? तो भारत सबसे ज्यादा प्लास्टिक का पोल्यूशन कर रहा है, भारत बना है। हाल ही में फसल एक उत्सव है नुआखाई, किस राज्य में मनाया गया? तो उड़ीसा में नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101 नंबर का सदस्य देश बना, कौन सा देश बना? तो नेपाल यहाँ पे 101 नंबर का मेंबर बना, 100वां मेंबर परग्वे है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संभागों, जिलों, तहसीलों के परिसीमन के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज श्रीवास्तव जी बने हैं। अशोक राज सिगडेल किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो ये नेपाल के नए सेना प्रमुख रिसेंटली में बनाए गए हैं।
दोस्तों कल था आपका 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़ा था। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस गैरी रूपकुन को मिला है, याद रखना है, ठीक है, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए। ओडिशा में तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 696 की संख्या हो चुकी है। WTA चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को यहां पर किसने जीता है दोस्तों? यहां पे किसने जीता है? यहां पे कोको गॉफ ने जीता, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं। किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है? तो यहां पर आपको याद रखना है अडानी ग्रुप ने स्टार्ट की है। अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो अजीत कुमार गुप्ते जर्मनी के भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो प्रकाश मान सिंह राउत जो है नेपाल के मुख्य न्यायाधीश अभी रिसेंटली में बने हैं, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। मोहम्मद मुइज्जू किस देश के राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है जो भारत की यात्रा पर अभी रिसेंटली में आए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए लोगों का अनावरण किसने किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। मालाबार 2024 का नौसैनिक अभ्यास कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, कल ही आपको मैंने पढ़ाया है। प्यारे दोस्तों, ल्यूसेंट जीके की हिस्ट्री में हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने यहां पर इसकी स्थापना करी थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई, कब हुई है, कहां पे हुई है? तो बेबीलोन में हुई है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ में गांव की मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। दोस्तों 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, टेस्ट को, देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। युवा मामले खेल मंत्री कौन है दोस्तों? तो मनसुख मंडाविया हमारे भारत के वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई ने इस खिताब को जीता है। पहली बार खो खो विश्व कप 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भारत में होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है, अगले साल भारत में होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया गया। आखिरी सवाल है, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। और दोस्तों यहां पे स्टैटिक जीके बुक है, आप इसे घर तक ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक का नाम है, आप ये देख सकते हैं, 81 टॉपिक्स हैं इसमें, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे पिन की गई है। आज आपको पेज नंबर 21-22 पढ़ना है, आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।